the driving force behind our brand. Someone who has always led by example, has been a pillar of strength, and has always been ahead of her times. The ever dynamic Miss Chitra Anand, the director of HSJ Bareilly and Lucknow, and my दादी. So दादी, आप 1982 से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ऑलमोस्ट 43 ईयर्स हो गए हैं आपको. काम की बातें तो कर लेंगे, बट पहले आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरे चाइल्डहुड के बारे में तो मैं तुमको बताती हूँ कि बहुत ही हमारे फादर और मदर दोनों ही पढ़े लिखे काफ़ी थे. फादर जो थे वो आगरा से उन्होंने किया था एंड देन ही वाज अ लॉयर, और डीजीसी क्रिमिनल थे, तो अपने फील्ड में वो बहुत ही अच्छे और विद्वान माने जाते थे. मेरी मदर उस समय बीएचयू में पढ़ी थी. तो दोनों ही मदर फादर इतने ज़्यादा पढ़े हुए थे कि मेरे को उन्होंने बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करके हमेशा बेटी को बेटे की ही तरह पाला. इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत था और मैं अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान था और ब्रिलियंट थी. और उस समय तुमको जानकर खुशी होगी कि यूपी बोर्ड, जिसमें कि उस समय सबसे अच्छा माना जाता था, और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स और वो थे, उन सब में मेरी वैसे तो 7th पोजीशन थी, लेकिन गर्ल्स के हिसाब से मेरी पोजीशन उसमें फर्स्ट थी. वाओ. एंड उसमें करीब यूपी बोर्ड मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग अपीयर होते थे. और इसीलिए मेरा ये इरादा था कि मैं शायद आईएएस में कोशिश करूं. तो और मैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए गई और वहाँ पर मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट की, और एजुकेशन जब तक कर ही रही थी कि उसके बाद मेरी शादी तय हो. तो ये सफ़र जो था वो शादी का, फिर इसके बाद वो शादी वाला सफ़र शुरू हो गया. तो दादी, आपकी स्कूल की स्टोरीज तो हमने सुनी है और ये आपका हमेशा से ड्रीम था कि आप आईएएस बने, बट डेस्टिनी होती है वो आपको दूसरे पाथ पे ले गया, आपकी शादी हो गई. बट डिस्पाइट दैट, शादी के कुछ ही साल बाद आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था. तो आपका शुरू से ही काम करने का मन था? हाँ, मैं शुरू से ही काम करना चाहती थी, और बहुत ही मेरी शादी जो हुई थी वो बहुत संपन्न परिवार में और प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी. उस समय काम करने के लिए लेडीज़ का बहुत चैलेंजिंग होता था और बहुत मुश्किल था कि अपने घर से निकल कर के काम करें. तो बट उनकी इतनी सपोर्ट थी कि हम उस सपोर्ट से हमने सोचा कि जो हमारा फैमिली बिजनेस है उसमें एक ज्वेलरी का था और एक कोल्ड स्टोरेज का था. बाबा तो ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज बिज़नेस देखते थे शुरू में, फिर उसके बाद ज्वेलरी देखते थे. तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज का जो बिज़नेस है वो लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो उसमें लेडीज़ का थोड़ा सा मिलना मुश्किल होगा, इसलिए आप ज्वेलरी का बिज़नेस कर सकते हैं. ज्वेलरी के बिज़नेस में हमारे मतलब तुम्हारे बाबा के फादर ने, यानी ग्रैंड बाबा ने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने कहा लेडीज़ को काम करना चाहिए और लेडीज़ भी उतना काम कर सकती हैं जितना कि हम लोग वो करते हैं. तो इनकी सपोर्ट से उनसे हम जाना शुरू कर दिया शोरूम पर. लेकिन दादी, बदायूं जैसी जगह में, मतलब बरेली से भी बहुत छोटा शहर था, वहाँ पे आपको उस टाइम पे 80s में शोरूम पे बैठने में कोई चैलेंजेस फेस हुए? मतलब सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया जल्दी, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, वो कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? नहीं, वो तो बहुत ही चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरे ख्याल से आई वॉज द फर्स्ट लेडी इन यूपी जो ज्वेलरी की शॉप पर बैठे थे. उस समय सोचो, उस समय का टाइम था जब गांव से लोग आते थे तो उनके साथ एक मुखिया उनको जेवर दिलवाने आता था. अच्छा. हाँ, गांव का जो आदमी था वो आता था साथ में, और वो लेडी को देख करके तो बात करने की बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों से भी वो सबसे बड़ों को ढूंढता था कि जिनके साथ वो
काम करते। ओके, तो लेडीज नहीं आती थी घर के, सिर्फ जेंट्स जेंट्स आते थे ज्वेलरी ज़्यादातर, खरीदने। हाँ, अच्छा। और वही पूरी शॉपिंग करके ले जाते थे। ओके। और तुम्हारे हंसने की बात है कि लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे लेडीज़ को जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली थी और बहुत ही अच्छे उसमें माने जाते थे कि ऐसा काम कराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा जी ने हमेशा सपोर्ट किया और डैडी ने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया कि भाई काम इसलिए नहीं किया जाता है कि आप उससे कुछ वो कर रहे हैं, अर्न करने के लिए नहीं किया जाता, काम अपना सेटिस्फैक्शन के लिए भी किया जाता। तो हम वहाँ जाते थे, कभी कभी तो लोग हमसे लेना भी नहीं चाहते थे, वो हमको देख करके अलग वो कर देते और अब थे। लोग आपको ढूंढते और हुए आते हैं। आज सोचो कि वो पर्दा प्रथा थी, जी। उस समय पर्दा होता अच्छा। था, लोग पर्दा करते थे लेडीज़, और हम अपना उसी तरह से जाते थे और सबसे बात करना शुरू करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हम पीछे से हम खड़े हुए हैं और कहता था उनसे कह दीजिए हमको शादी का जेवर दे दें, तो हम 5 चीज़ें निकाल के उनको दे देते थे कि ये ले जाओ, ये शादी का जेवर। तो इतना करने के बाद हमने इतना ज़्यादा चेंज लाया इस। एंड आज मैंने देखा है कि बरेली वाले स्टोर में और लखनऊ वाले स्टोर में स्पेशली लोग पूछते हुए आते हैं कि चित्रा आंटी मिलेंगी, चित्रा जी मिलेंगी, वो ही हमारा डीलिंग करती हैं, वो ही हमें सामान पसंद कराती हैं। तो कितना चेंज आ गया है और आपसे लोग इतना रिलेट करने लगे हैं, आपको ब्रांड का इतना बड़ा पार्ट मानने लगे हैं। हाँ, वो देख करके तो खुशी होती है कि अगर कोई 67 मतलब इतने साल के बाद भी आकर के हमको पहचान लेता है और अपने दिल से बोलता है कि आप हमको वो करिए, तो दिल को खुशी तो होती ही है। दादी, आपने यूपी बोर्ड तो टॉप कर लिया, लेकिन स्ट्रेस हमको दे दिया। अब हमें भी इतना कुछ करना पड़ेगा। आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो हम कहाँ रह जाएंगे। नहीं, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा करें। आपने तो हमारा टाइम नहीं देखा, उस समय इस तरह से वेइंग नहीं होती थी जिस तरह से आप वे कर रही हैं चीज़ें उस समय। अच्छा, गोल्ड को जो गोल्ड वे और करते हैं हम सिल्वर को जब वे electronics करते हैं तो हर एक को वे करके खुद देना पड़ता था। अच्छा। तो हम छोटी से छोटी चीज़ को भी कांटे बाट पर तोलते थे। यू नो कांटा बाट? कांटा बाट क्या होता है? कांटा बाट उस समय की वेइंग करने की होती, जैसे आप मिलीग्राम्स और ग्राम्स को मशीन पर करते हो, उस समय हम लोग कांटा बाट पर करते थे। अच्छा, तो एनालॉग सिस्टम होता हाँ, था कि आपको वेट एक वेट तरफ कर रखना होता और था। उस समय लोग कहते थे कि भाई एक साइड हमारा रखो और एक साइड अपना रखो, और इस वेट को जो है हमको बराबर करके दो, क्योंकि यू विल हैव टू गिव पूरा का पूरा वापस। तो वो इस तरह से करते थे, तो वो भी उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता था। और कुछ तो हमारे इतना ज़्यादा क्लाइंट खुश हो गए थे कि वो बाद में कहते थे आप इतनी देर में आ रही हैं घर से, यानी वो अपना इतना हमारे ऊपर वो रखते थे कि वेट करने लगे थे, कि फिर वेट आपके करने लिए। लगे थे, और वो अपना इतना ज़्यादा हमसे हक मांगने लगे थे कि आप अब आ रही हैं, हम इतनी देर से आपके यहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और दादी, जैसे आपने बताया कि पहले अभी तो क्या है कि जैसे शादी तय हो जाती है तो ब्राइड भी आ रही होती है अपनी शॉपिंग करने, एंड उसको पता होता है कि मुझे ये लेना है। नहीं, पहले लड़कियों को या ब्राइड को इतना ज़्यादा वो नहीं दिया जाता था, भाव कहिए फ्रीडम भाव कि वो अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ भी बोले। अच्छा। उसको तो पता भी नहीं होता था कि मेरे को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, बस खुशी उससे ज़्यादा होती थी। लेकिन एक घर का बड़े लोग ही ये डिसाइड करते थे कि किसको कितनी ज्वेलरी हमको देनी, वो लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, कभी भी किसी के पास वो नहीं होता था। तो जब वो लोग आते थे तो अपने हिसाब से उनको कितने तोला किसको देना है, अगर 4 बहुएं हैं तो चारों को बराबर ही देते थे। तो दादी, आप बताती हैं कि पहले के टाइम में लोग बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ ज्वेलरी लेने आते थे, उस टाइम के बारे में कुछ बताइए। हाँ बेटे, जो लोग थे बहुत बहुत दूर से लेने हमारे यहाँ
ज्वेलरी लेने कहीं पर भी हों वो हमारे यहाँ ही लेने आते थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ हॉलमार्क वगैरह तो होता नहीं था उस समय। और हमारी स्टैम्प भी जो थी ना, या हमारा नाम ही जो था, वो उस समय हॉलमार्क था। वो क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्योर ज्वेलरी दिया करते थे, एंड वो 23 कैरेट्स की होती थी। 23 कैरेट? हाँ, उस समय हॉलमार्क वाला सिस्टम नहीं था। तो हमारी अगर किसी पे मोहर लगी हुई है तो समझो कि वो बिल्कुल प्योर। और उसमें हमारे बाबा जी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और हमारी प्योरिटी जो थी वो उतनी ही चलती रही। उसके बाद हॉलमार्क आया, और फिर हम लोग उसके बाद हॉलमार्क ज्वेलरी बेचते। तो इस ट्रस्ट के लिए लोग कितनी कितनी दूर से आते हैं, और कितने कितने साल से। पहले उनके बाबा आते हैं, फिर उनका बेटा आता है, फिर उनका छोटा नाती आता है। तो वो जो सब साथ आते हैं तो एक चेन बनती चली गई, और इसलिए दूर दूर से लोग आते चले, और उसी से हम लोगों की ग्रोथ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो वो प्योरिटी ही हमारी प्योरिटी पहचान ही हो गई। हमारे, हमने किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, लेकिन प्योरिटी पे कभी नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, तुम भी याद रखना कि आगे जब भी बिजनेस करो ऑनेस्टी से करना, और प्योरिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़। और दादी आप बताती हैं कि उस टाइम पे शादियां ही हमारे यहाँ तय हो जाती थी। हाँ बेटे, शादियाँ वहीं बैठे हुए तय हो जाती थी। एक तरफ लड़के वाले बैठे हुए और एक तरफ लड़की वाले बैठे हुए हैं। अच्छा। इस तरह से दोनों के दोनों वहीं शादियाँ तय कर लेते थे। और वो ट्रस्ट इतना था कि वो अपना सब जेवर भी वहीं तय करके और वहीं छोड़ के चले जाते थे। शादी के 2 दिन पहले आते थे तो ले जाते थे। एक बार की तुम्हें बात बताएं कि किसी वजह से हमारी शॉप जो थी वो 5-6 दिन के लिए मतलब क्लोज़ हुई थी, कोई वजह से या किसी वजह से। तो लोगों ने ज्वेलरी नहीं चढ़ाई और पर्चियाँ दे दी कि 100 ग्राम जा कर के उसके बाद ये ले लेना, जेवर ले लेना हर साहिब मल से। और उनकी शादी बिना जेवर के हुई। ओके। ये बात हम तुम्हें आज बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि लोगों ने लिख के दे दिया कि हम ये जेवर है, ये 5 चीज़ें इस वेट की तुम ले लेना, और बिना जेवर पहनाए शादी। एक सैदपुर था, एक अकड़ाला था, मोहम्मदन लोगों की शादियाँ 5 चीज़ें लिखनी थी कि इतने का हार, इतने का झूमर, इतने का वो। और उनकी लड़की बिना जेवर के गई थी शादी हो। शादी के 5 दिन बाद या 8 दिन बाद वो लोग जेवर लेने आए थे, और सबने उतना लिया, जितनी पर्ची दे दी थी उतना लिया। ये भी बात थी। बट ये बहुत बड़ी बात हो गई कि उन्होंने अपने हाँ, शादी वाले दिन ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि उन्होंने उनको HSJ से ये जाएगा और ऐसे जाएगा। तुम लोग तो बिलीव भी नहीं करोगे, उस समय सब हैंडमेड वर्क होता था, तो हाथ से ही काम होता था। कारीगर रात भर जगते थे और काम करते थे। तो जिस समय किसी की ट्रेन होती थी स्टेशन पर जा कर के हम लोग उसको उसका सामान दिया करते थे। और अगर ऐसा होता था कि अगर उसको तगड़ी नहीं चढ़ी, एक बार पूरा ट्रैक्टर लेके ही पूरी बारात आ गई। अच्छा। मार्केट में। और उसने कहा कि भाई बारात कैसे चढ़ेगी जब तक तगड़ी नहीं चढ़ेगी, इसलिए हमें तगड़ी दो। तो उसने 3 आदमी वहाँ खड़े रहे और बाकी बारात को कहा कि आप पहुँचिए, ये जेवर लेकर के आ रहे हैं। ओह गॉड। लेकिन लिया हमारे यहीं से जाता था। दादी अभी पता है लेटली मुझसे किसी ने पूछा था कि बेटा तुम्हारी दादी कहानियाँ सुनाती हैं। तो मेरे लिए क्वेश्चन इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड था, क्योंकि आपने मुझे कभी ऐसे बच्चों वाली कहानियाँ नहीं सुनाई। हमारी जो भी बातें हुई हैं वो या तो पढ़ाई को लेकर, या बिजनेस को लेकर, या करंट वर्ल्ड इवेंट्स को लेकर, या नई मूवी को लेकर होती हैं। एंड आपने दादी एट द एज ऑफ 65, जब लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं, आपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। तो आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? देखो, मैं शुरू से ना बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर में रहना सीखा और चाहते भी थे। और शायद घर में हम लोगों के इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है, और सब मिल कर के जब बात करते हैं, बैठते हैं टेबल पर, तो आप सब लोग भी जानते हो कि उस समय हम लोग थोड़ा
अलग हट के बात करते हैं। कभी ये कहानियों वाली बात तो शायद मेरी भी समझ में नहीं आई कि मैंने कभी तुम लोगों को कहानियाँ सुनाई होंगी, क्योंकि शायद दादी की इमेज भी ऐसी ही है कि दादी से तुम लोग इतना डरते हो और इतने डिसिप्लिन में रहते हो। इवन माई दोनों ये बहुएं, जो बहुएं नहीं कहलाएंगी, बेटियां, ये भी इतने डिसिप्लिन मैनर में रहती हैं कि मम्मी जैसा कहें वैसा करें, और हम हमेशा विजन को आगे ले जाने के लिए ही सोचते हैं। मैंने हमेशा जो भी सोचा बिज़नेस को ही आगे बढ़ाने के लिए सोचा। उसमें तुम्हारे पापा और चाचा दोनों भी अपना इसका पार्ट, और वो हमेशा आगे ही बिज़नेस की ही बातें होती। तो तुम लोगों ने भी वही देखा है, कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। तो दादी, आपने बरेली एक्सपेंशन का कब और कैसे सोचा? हम लोग काफ़ी दिनों से सोच तो रहे थे बरेली एक्सपेंशन के लिए, लेकिन बस ये था कि बदायूं में इतना कंफर्ट लेवल था कि हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। बट जब मेहनत करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो अपना घर से निकल कर के पहली बार तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि भाई आप आइए, आप बरेली क्यों नहीं आते, बरेली क्यों नहीं आते, आपको बरेली में आकर के शोरूम खोलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने बरेली आने का सोचा, और मैं, पापा, चाचा तीनों बरेली आने के लिए यहाँ पर सब शुरुआत की। और मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, बट उस समय मैं आगे आई तो इन लोगों की सपोर्ट के लिए मैं आती ही चली गई, और लोग मुझसे सेटिस्फाई होते गए। पहले हम लोगों ने यहाँ बरेली खोला, बरेली के बाद ना फिर हम लोगों ने लखनऊ का प्लान बनाया और लखनऊ खोला। और वहाँ पर अब चाचा जो है वो लखनऊ में मतलब देख रहे हैं, और पापा यहाँ पर देख रहे हैं। अगर तुम सब लोग, भाई हम लोग ऑनेस्टली काम करेंगे तो ग्रोथ तो आनी ही आनी है। तो इसलिए अब तुम लोगों से होप है कि तुम चारों निकलो और आगे काम करो, और उसी ऑनेस्टी से काम करते रहो। 4 पिलर हो तुम मेरे। आकृति, आर्यन, विहान एंड नव्या, चारों पिलर हो जो चौथी पीढ़ी, मतलब हमारी पीढ़ी के बाद तुम लोगों को सब कुछ देखना है। बिल्कुल। दादी, हमने आपकी लाइफ के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन आप बताइए आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा है? मेरी लाइफ में वैसे तो हम लोग है ही सब अपना काम में बिज़ी रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट जब हुआ जबकि हमको रामलला के ज़ेवर बनाने का मौका मिला। और मुझे तो ज़ेवर क्या, मुझे तो रामलला की मूर्ति को सबसे पहली पायल मैंने पहनाई। जिस समय उनको पायल पहना रहे थे, तो वो अनुभूति जो थी वो आज तक मेरे दिमाग में है। और 2 मिनट के लिए जो लाइट गई थी, उस समय मेरे को ऐसा लगा जैसे भगवान के दर्शन हो। और यही जो है हम लोगों को दिखाता है कि भगवान ने हमको क्यों चुना। शायद हम लोगों की ऑनेस्टी, हम लोगों का अब तक का अच्छा व्यवहार, और कुछ तो था जो भगवान ने इतनी इंडिया के, पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड के ज्वेलर्स में बनाने में हम लोगों को चुना कि आप ज्वेलर करें। यही हम लोगों की सादगी और अच्छाइयाँ दिखाता है। और शायद यही मेरा सबसे अच्छा सौभाग्य भी था। और अब आगे जो है वो बिज़नेस को बढ़ाना है। अभी मैं थकी नहीं हूँ, अभी बहुत ज़्यादा आपको लोगों को करना है, करना नहीं है, करवाना है। ये मेरा पैशन है, और इस पैशन को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैंने बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं समझा। मैंने कभी तुमको बेटी की तरह नहीं पाला। तुम्हें ध्यान होगा मैंने आज तक तुम्हारे हमेशा बिंदी की जगह टीका ही लगाया है। तो इस टीके का क्या महत्व है ये तुम्हें जानना होगा। और मेरे कामों को जितना दादी ने किया है उससे ज़्यादा तुमको बड़ा हो करके बिज़नेस में बनाना है, करना है, और सब भाई बहनों को साथ लेके चलना है। क्योंकि चारों पिलर हैं मेरे, चारों स्तंभ हैं, और ये 4 पिलर जो है ना, ये HSJ को और आगे ले जाएंगे। जो कि कैंडी नहीं आकृति, आर्यन,
विहान, नव्या। तो चारों जो है मैं देखूंगी आगे तुम लोग क्या करते हो, ठीक है? दादी का यही तुम्हारे लिए सपना है, ड्रीम है। दादी, काम की बातें तो बहुत हो गई, हमें पता है काम आपका पैशन है, लेकिन आपके और भी बहुत पैशंस हैं, उनके बारे में बताइए। क्या बताऊं? सबसे पहले तो मेरा खाने पीने का पैशन बहुत है। अभी भी ना मेरे को वही अपना बिल्कुल दादी नानी वाली थाली चाहिए, और उसमें कचौड़ी आलू ज़रूर होने चाहिए। कचौड़ियाँ मेरे को बहुत पसंद है। हर थर्सडे कचौड़ी तो हर बनती ही थर्सडे बनती है। बनाए जाते हैं और कचौड़ी खा करके आते हैं सारी फ्रेंड्स के साथ में। तुमको सुन के खुशी होगी कि हम हमेशा जाते हैं, और कचौड़ी खाने से कुछ नहीं होता, सब फायदे ही होते हैं। दादी की पेट रील है, पेट लाइन है कि आलू में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आलू की टिक्की, आलू की कचौड़ी, आलू कचौड़ी, आलू सब हम लोग खूब खाते हैं। और उसके बाद हमने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन अब आजकल मैं जो हूँ मतलब 5,000 या 7,000 मतलब स्टेप्स डेली शुरू में चलती हूँ, अभी भी इस एज पे। और पता है इस एज पे मैं किससे, मोदी जी से इंस्पायर्ड ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि जब वो 75 साल की उम्र पे कर सकते हैं काम, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं तो बल्कि उनकी बड़ी दीदी हूँ, 2 महीने ही बड़ी हूँ उनसे। हर हफ्ते जो है मैं अपनी 3-4 फ्रेंड्स के साथ में एक लंच पे जाते हैं हम लोग। तो आर्यन जो थे वो इतना ज़्यादा हो रहे थे कि दादी वगैरह बातें क्या करती हैं, तो इस बार वो बिना बताए एक हम लोगों को पहुंच गए, और वहाँ खूब उन्होंने एंजॉय किया और हमारे साथ लंच खाया। तो दादी ये नहीं है कहानियाँ नहीं सुनाती हैं, कहानियाँ भी उनके साथ साथ चलती हैं। दादी, आपकी और मेरी बातें तो नेवर एंडिंग है, बट एक मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। अभी जब मुझे हिंदुस्तान टाइम्स से अवार्ड मिला था फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड मैं आपको भी लेके गई थी अपने साथ बिकॉज आप मेरी इंस्पिरेशन है। तो वहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर नंदी जी, एंड जो अभी यूपी सीएम के एडवाइज़र हैं अवस्थी जी, वो आपसे मिलकर और आपको देखकर इतना इम्प्रेस थे दैट वो एज एन एग्ज़ाम्पल दिखा रहे थे सबको कि आप इस एज में इतना काम कर सकती हैं, तो हम लोगों को तो और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में हमें ये तो करके ही दिखा दिया है कि काम तो अच्छे से करना ही है, लेकिन मज़े भी करने हैं। आपने ये करके दिखाया है कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, और इसीलिए आप मेरी रोल मॉडल रही हैं, क्योंकि आप सब चीज़ों में अपना 100% देती हैं। एंड फॉर योर 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, आप हमारी सुपर दादी हैं। सो थैंक यू सो मच दादी फॉर फाइनली मेकिंग एन अपीयरेंस ऑन टॉक ऑफ द टाउन, बिकॉज इट इज़ इंस्पायर्ड बाय यू एंड आई लव यू सो मच। लव यू। अब ऐसे तो हग नहीं कर सकते। बस।